नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारी YouTube चैनल ल्यूसेंट ऑडियो बुक में, जहां पढ़ाई बने आसान और यादगार। बिल्कुल। और आज का जो हमारा विश्लेषण है वो भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर है जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, आज हम एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में तो सबको पता होता है, पर इसकी जो गहराइयां हैं वही तो, वो गहराइयां अक्सर छूट जाती हैं। और आज हम अपने स्रोतों यानी लूसेंट ऑडियो बुक के जो ऐतिहासिक नोट्स हैं उनके जरिए इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सही कहा। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे बिना किसी बड़े नेता के आम जनता ने इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। मतलब सोचिए, 1947 की आजादी का रास्ता यहीं से बना था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक दूसरी ही आग से। मेरा मतलब है 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, वहां से ये चिंगारी भड़की। दुनिया एक विनाशकारी युद्ध में जल रही थी और ऐसे में रातों रात बिना किसी भारतीय नेता से सलाह लिए ब्रिटानी हुकूमत ने घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध का हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात थी। 35 करोड़ की आबादी को आपने बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। वही ना, मतलब इस बात की गंभीरता को अगर हम समझें तो किसी देश की पूरी आबादी, उनके संसाधन, उनका अनाज और सबसे बढ़कर उनके सैनिकों की जान दांव पर लगा दी गई, और वो भी ऐसे युद्ध में जिससे उनका सीधा कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल। और यही वो फैसला था जहां से गहरा असंतोष पनपना शुरू हुआ। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक तरह का अपमान था। हाँ, पर शुरुआत में तो कांग्रेस ने एक शर्त रखी थी ना कि अगर भारत युद्ध में सहयोग करेगा तो बदले में स्वतंत्रता का आश्वासन मिलना चाहिए। सही बात है। कांग्रेस ने बहुत ही स्पष्ट शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं हम फांसीवाद के खिलाफ आपका साथ दें, तो युद्ध के बाद हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और अंग्रेजों ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। जी हाँ, ब्रिटेन उस वक्त भारी दबाव में था। एक तरफ हिटलर का डर, दूसरी तरफ जापान भारत की पूर्वी सीमाओं तक यानी आज के म्यांमार तक पहुंच चुका था। पर जो वहां के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो किसी भी कीमत पर भारत पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें सैनिकों और सामान की सख्त जरूरत महसूस हुई, तब 1942 में उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। वही। और वो एक ऐसी कोशिश थी जिसमें ईमानदारी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस या औपनिवेशिक स्वराज मिल जाएगा, और प्रांतों को अलग होने का अधिकार भी होगा, जो एक तरह से देश को तोड़ने का प्लान था। बिल्कुल। और उसमें तुरंत स्वतंत्रता का कोई जिक्र था ही नहीं। अगर इस बात को एक उदाहरण से समझें तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई इंसान भूख से तड़प रहा हो और आप उसे कल के बहुत ही शानदार दावत का झूठा वादा कर रहे हो। मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगा कि भारतीय नेता इस आधे अधूरे वादे को मान लेंगे? देखिए, अंग्रेजों को लग रहा था कि जापान के आक्रमण के डर से भारतीय नेता घबरा जाएंगे। वो सिर्फ समय काटना चाहते थे। पर उनकी भूल ये थी कि भारतीय नेता इस बार किसी समझौते के मूड में नहीं थे। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज सिर्फ धोखा दे रहे हैं। और इसी असफलता से जो निराशा पैदा हुई, वही आगे चलकर करो या मरो की स्थिति बन गई। गांधी जी को भी समझ आ गया था कि अब इनके साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जिससे हम 8 अगस्त 1942 के उस ऐतिहासिक दिन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में साफ लिखा है कि मुंबई के गावुलिया टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वही अधिवेशन जहां से इस महाआंदोलन की नींव रखी गई। बिल्कुल। और यहीं से महात्मा गांधी ने वो अमर नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने का एक अल्टीमेट अल्टीमेटम था। सही कहा। करो या मरो का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी, जो हमेशा अहिंसा और धैर्य की बात करते थे, उनके लिए इस नारे का मतलब था कि या तो हम आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, पर अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस फैसले में सभी बड़े नेता शामिल थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे युवा नेता भी। हाँ, एक पूरी कोर टीम तैयार थी इस आंदोलन को लीड करने के लिए।
पर यहीं पर कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन यानी 9 अगस्त की सुबह आंदोलन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि अंग्रेजी पुलिस ने गांधी जी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, रातों रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। गांधी जी को आगा खान पैलेस भेज दिया गया और नेहरू पटेल को दूसरी जेलों में। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। आमतौर पर अगर किसी भी बड़े कैंपेन या आंदोलन की शुरुआत से पहले ही उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम को अरेस्ट कर लिया जाए तो वो कैंपेन तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए ना। आमतौर पर वैसा ही होता है। तो फिर ये आंदोलन रुका क्यों नहीं? इस आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधाभास है और ब्रिटानी हुकूमत की सबसे बड़ी भूल। उन्हें लगा था कि अगर हम दिमाग को पीछे कर देंगे तो शरीर अपने आप रुक जाएगा। पर नेताओं की इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को कुचलने के बजाय उसे स्वतः स्फूर्त बना दिया। स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस। लोग खुद सड़कों पर आ गए। एकदम सही। जब नेतृत्व का ये शून्य पैदा हुआ तो आम जनता ने वो जगह खुद भर ली। आंदोलन पूरी तरह से आम नागरिकों के हाथों में चला गया। मतलब हमने हमेशा देखा था कि गांधी जी का नेतृत्व लोगों को एक संयम में रखता था कि अहिंसा का पालन करना है, पर जब नेता ही नहीं रहे तो क्या लोगों ने अपनी समझ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, काफी हद तक यही हुआ। लोगों को करो या मरो का आखिरी संदेश याद था, पर उसे कैसे करना है इसकी पाबंदी बताने वाला कोई नेता सामने नहीं था। और इसका असर हम जनता के विद्रोहों में देखते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक लोगों ने रेल लाइनें उखाड़ दी, डाकघरों और थानों पर कब्जा कर लिया, सरकारी भवनों का बहिष्कार करके वहां तिरंगा फहरा दिया। ये सिर्फ थोड़ी बात तोड़फोड़ नहीं थी, ये ब्रितानी सत्ता पर सीधा हमला था। पर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी समानांतर सरकारों की स्थापना, यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स। ओहो, ये पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब समानांतर सरकार बनाना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आज किसी शहर के नागरिक अचानक कह दे कि भाई अब हम पुरानी सरकार को नहीं मानते, आज से हम खुद अपना प्रशासन चलाएंगे। एग्जैक्ट वही फीलिंग थी। और अगर हम देखें तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक सरकार बनी, सतारा महाराष्ट्र में प्रताप सरकार बनी और बंगाल के तामलुक में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई गई। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये। बहुत बड़ा। इसको एक बड़े परिदृश्य या बिगर पिक्चर से जोड़कर देखिए। थानों और डाकघरों पर कब्जा करना ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि हम अंग्रेजों की संप्रभुता को खारिज करते हैं। बिल्कुल, वो दिखा रहे थे कि हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। हाँ, और इन सरकारों ने कई जगह अपनी अदालतें लगाईं, फैसले किए, आम जनता का प्रबंधन किया। ये दिखाता है कि भारतीय नागरिक खुद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सही कहा। और जब ये खुला विद्रोह सड़कों पर हो रहा था तब पर्दे के पीछे भी एक बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसे हम गुप्त गतिविधियां या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कहते हैं। वही, क्योंकि इस आंदोलन के असली नायक वो महिलाएं और युवा थे जिनका जिक्र इतिहास में शायद कम होता है। हमारे नोट्स में साफ तौर पर महिलाओं की भूमिका का वर्णन है। अरुणा आसफ अली ने सब डर को किनारे रखकर कांग्रेस का झंडा फहराया। हजारों महिलाएं जेल गईं, पर जो बात पढ़कर मैं सच में सबसे ज्यादा उत्साहित हुई वो थी उषा मेहता की कहानी। उनका वो गुप्त रेडियो, वो सच में इस आंदोलन का एक बहुत ही शानदार पन्ना है। मतलब सोचिए उस दौर में ये किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता। हाँ, जब अंग्रेजों ने प्रेस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, अखबारों में वही छप रहा था जो सरकार चाहती थी, तब उषा मेहता ने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया। और उस रेडियो को चलाना कितना खतरनाक था, क्योंकि पुलिस लगातार उस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करती रहती थी। एग्जैक्ट, उन्हें बार बार अपनी लोकेशन बदलनी पड़ती थी ताकि वो पकड़े ना जाएं। पर उस डर के माहौल में जब प्रेस चुप थी, इस गुप्त रेडियो ने एक लाइफलाइन का काम किया होगा। देश भर के लोगों को पता तो चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एकदम सही कहा आपने। जब मुख्य नेता जेल में थे तब इन युवाओं और महिलाओं ने ही ये सुनिश्चित किया कि आंदोलन की आग बुझने ना पाए। और इसमें जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का भी जिक्र करना पड़ेगा। हाँ, जिन्होंने भूमिगत आंदोलन का इतना बेहतरीन नेतृत्व किया। उन्होंने जेल से भागकर, छिपकर गुप्त संगठन बनाए, संदेशों का आदान प्रदान किया। ये जो युवा थे, इन्होंने इस आंदोलन को बड़े शहरों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। और जब कोई विद्रोह गांव तक पहुंच जाता है तो उसकी व्यापकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। पर देखिए, अंग्रेज सरकार भी चुपचाप बैठकर ये सब देखने वाली नहीं थी। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही कड़ी और क्रूर कार्रवाई की। उनका दमन बहुत भयानक था। हमारे स्रोतों में इसका काफी कठोर विवरण है। गोलीबारी हुई, लाठीचार्ज किए गए,
प्रेस पर प्रतिबंध और भी सख्त कर दिए गए और बड़े पैमाने पर मतलब लाखों गिरफ्तारियां हुई और हजारों मासूम लोग मारे गए। हाँ, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकती थी कि इस विद्रोह को किसी भी तरह कुचल दिया जाए। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखिए, अगर अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बंदूकों और गोलियों के दम पर इस आंदोलन को 1942 के अंत तक एक तरह से दबा ही दिया था, तो फिर इसे एक निर्णायक और सफल आंदोलन क्यों माना जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम सिर्फ सामरिक या तकनीकी रूप से देखें तो लगता है कि आंदोलन कुचल दिया गया, सड़कों पर फौज ने कब्जा कर लिया था। पर मनोवैज्ञानिक रूप से ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मनोवैज्ञानिक रूप से? हाँ, क्योंकि इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की बुनियाद और उनके उस गुरूर को इतना खोखला कर दिया था कि अब डर खत्म हो गया था। अंग्रेजों को ये स्पष्ट एहसास हो गया कि अब वो सिर्फ बंदूक और डर के दम पर आने वाले वक्त में करोड़ों भारतीयों पर राज नहीं कर सकते। मतलब जनता के दिल से वो जो ब्रिटिश एम्पायर का डर था वो हमेशा के लिए निकल चुका था। बिल्कुल, और अंग्रेज समझ गए थे कि अब इन पर शासन करना उनके बस की बात नहीं है। इस आंदोलन में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, उसने एक ऐसी भावना को मजबूत कर दिया जो आगे चलकर 1947 की आज़ादी का सीधा रास्ता बन गई। ये आज़ादी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई साबित हुई। सही कहा। आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का सबसे डिसाइसिव या निर्णायक चरण था। एकदम। करो या मरो का वो आखिरी संदेश पूरे देश में एक ऐसी ज्वाला बन गया था जिसने हमेशा के लिए भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि आम नागरिकों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। और इसी ताकत ने 1947 की भोर का सूरज तय किया। बिल्कुल। पर दोस्तों, इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि कैसे नेतृत्व के बिना भी ये आंदोलन इतना आगे बढ़ा। सोचिए, अगर उस 9 अगस्त की सुबह उन बड़े नेताओं को गिरफ्तार ना किया गया होता तो क्या होता? क्या तब भी आंदोलन इतना बड़ा और व्यापक रूप लेता या फिर एक अनुशासित दायरे में रह जाता? ये सोचना सच में हैरान करता है। वही ना, क्या जनता के उस स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियस गुस्से ने जो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाईं, वो काम शायद अनुशासन में रहकर ना हो पाता? क्या उस नेतृत्व के अभाव ने ही, उस दिन के खालीपन ने ही इस आंदोलन को इसका असली और सबसे शक्तिशाली स्वरूप दिया था? सोचने वाली बात है। वाकई। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको नए तथ्य और नए नजरिए मिले होंगे। सीखते रहें और इतिहास को इस तरह जिंदा रखें। नमस्कार।